केंद्रीय विभाग हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या अलग डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे लाखों पद खाली हैं और उन पदों में नियुक्तियाँ क्यों नहीं की जा रही हैं। जहाँ पिछड़ी जाति की बात आ जाती है, जहाँ दलित की बात आ जाती है, जहाँ माइनॉरिटी की बात आ जाती है, तो वहाँ बीजेपी पल्ला झाड़ती हुई नज़र क्यों आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका समृद्ध भारत में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के रायसीना रोड और हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी डिपार्टमेंट कांग्रेस के जो है प्रवक्ता हैं अरुणेश यादव जी। प्रोफेसर अरुणेश यादव जी से हम बातचीत करेंगे जिस प्रकार से मुद्दे चल रहे हैं। 2023 में अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस प्रकार से भाजपा वाले ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है ओबीसी वर्ग का जो है अपमान किया है। ओबीसी सेल के ये प्रवक्ता माने जाते हैं और उन पर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका नज़रिया है और क्या इनका नज़रिया है और क्या ये कहना चाहते हैं उस मुद्दे पर। सर, स्वागत है आपका हमारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भाजपा वाले जो लगातार तंज कस रहे हैं कि बीजेपी वाले जो तंज कस रहे हैं कि ओबीसी का अपमान कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो साहब, ओबीसी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि जो बीजेपी का जो निशाना है, निशाना राहुल गांधी जी है। क्योंकि राहुल गांधी जी इस समय मुखर होकर सवाल कर रहे हैं। राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं अडानी के मुद्दे पे, राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं चीन के मुद्दे पे, राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे। बीजेपी उन सवाल के जवाब देने से बचती नजर आ रही है। जब बचती नजर आ रही तो घुमा फिरा के कहाँ आ जाओ जी साहब कि जो मोदी हैं, सो कॉल्ड जो मोदी हैं, उनका अपमान हुआ। मोदी जो हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो इस वजह से ओबीसी समाज का अपमान हुआ है। अरे प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते हैं, 9 साल से बीजेपी की सरकार है। अब 9 साल से ये बताइए कि पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए। क्या अलग से पिछड़े वर्गों का डिपार्टमेंट बना? अभी तक नहीं बना। पिछड़े वर्ग की जो भर्तियां हो रही, क्या उसमें सरकार न्याय कर रही है? नहीं कर रही है। जातिगत जनगणना पे सरकार मना कर रही है। सर, इनका खुद का स्टैंड नहीं है पिछड़ों की भलाई करने का। ये सिर्फ एजेंडे और प्रोपेगेंडे को साथ लेके चल रहे हैं ना, सबको साथ। अगर ये सबको साथ लेते तो आप देख लीजिए जितने केंद्रीय विभाग हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या अलग डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे लाखों पद खाली हैं और उन पदों में नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं। और भी तमाम इस तरह के सवाल आते हैं जहां पिछड़ी जाति की बात आ जाती है, जहां दलित की बात आ जाती है, जहां माइनॉरिटी की बात आ जाती है, तो वहाँ बीजेपी पल्ला झाड़ती हुई नज़र क्यों आती है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, चूँकि कर्नाटक का चुनाव आ रहा है, जो शुरुआती रुझान है वो कुछ ऐसे बता रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ी बढ़त में और बीजेपी कुछ पीछे है। तो इस वजह से चूँकि कर्नाटक में लगभग 50% पिछड़ी जातियों का वोट है, तो ये पिछड़ी जातियों का वोट साधने के लिए वहाँ की जनता को ये फंसाना चाह रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, कर्नाटक में इस टाइम जो है भाजपा की सरकार है और भाजपा ने ऐसे काम किए हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी ही बनेगी। काम तो बहुत किए भाजपा ने। पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ, निर्माण कार्य होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, देख लो वहाँ पे 40% की रिश्वत ली जाती है। और रिश्वत के सबूत आपके पास आए, 8 करोड़ रुपए एक एमएलए के लड़के के यहाँ से बरामद किए गए। दूसरा इनका सबूत देखो, गरीबों के लिए क्या काम करते हैं। कांग्रेस ने 7 किलो चावल का प्रावधान किया था एक परिवार के लिए, उसको कम करके इन्होंने 5 किलो कर दिया। कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया था कर्नाटक में, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। कर्नाटक में पिछले 3 साल से, जब से इनकी सरकार है, एक भी नई वैकेंसी नहीं भरी गई है। और जो पैसा है सरकार का, वो पैसा कहाँ जा रहा है साहब कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए नई नई स्कीमें निकाली जा रही है। जनता की सेवा में लगा रहे हैं। बंगलौर में IT हब बन रहे हैं, बंगलौर में नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और जनता की सेवा में लगा रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, नौकरी ये दे नहीं रहे, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, राशन इन्होंने बंद कर दिया। तो जनता की सेवा कौन सी हो रही? जनता की सेवा नहीं हो रही साहब, सेवा हो रही है इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों की, इनके दोस्तों की सेवा हो रही है, एमएलएज की। 40% रिश्वत ली जा रही है कर्नाटक में। और स्थितियां ये हैं, कर्नाटक तो छोड़ दो, पूरे देश में इस समय अराजकता का माहौल है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां आप देखिए किस तरीके से नफरती दंगे फैलाए जा रहे हैं। बिहार हो, बंगाल हो, तमाम राज्यों में हिंसा फैलाई जा रही है, सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा नफरत फैलाती है। अब जब चुनाव आते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता तभी दंगे ये क्यों करते हैं। लेकिन कांग्रेस नफरत फैला रही है ऐसा बोलते हैं भाजपा के लोग। मुझे एक बात बताइए, जहां जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी क्यों चाहेगी कि माहौल खराब हो, दंगा हो? उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे? हरियाणा में दंगे क्यों नहीं हो रहे? दिल्ली में दंगे क्यों नहीं हो रहे? दिल्ली में तो इनकी पुलिस है ना, दंगे क्यों नहीं हो रहे?
केंद्र में इनकी सरकार है, गुजरात में दंगे क्यों नहीं हो रहे, मध्य प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे, जहां बीजेपी की सरकार है वहां दंगे क्यों नहीं होते हैं? सरकार सख्त है ना, जहां ये विपक्ष में होते हैं वहीं दंगे क्यों होते हैं? माफियों के लिए सख्त है सरकार। सरकार सख्त नहीं है, सरकार का अपने एजेंडे पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। आज एक संभल की घटना है, एक बलात्कार हुआ और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक पिता गया, पिता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, रिपोर्ट नहीं लिखी, उसने वहीं थाने में अपनी सुसाइड कर ली। तो हालत ये है कि जो विक्टिम है, जिसको जो शोषित है, जिसके ऊपर अपराध कर रहे हैं दबंग, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो रखी है। प्रधानमंत्री का आप देख लो, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के कहते हैं साहब मिट्टी में मिला देंगे। तो माफिया है, मिट्टी में तो मिलाएंगे ना उनको, भ्रष्टाचार मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मंत्री जी कहते हैं कि साहब हम उल्टा लटका देंगे। तो फिर मुझे ये बताइए कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है फिर? साहब न्याय व्यवस्था क्या करेगी? नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी और माफियाओं को सबक सिखाना चाहिए? बताइए, सजा देने का अधिकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को है? सजा देने का अधिकार है कोर्ट को। कोर्ट को फैसला करने दीजिए। अब इनका एक और नया स्कैंडल देख लो। कल की खबर है, तेलंगाना में इनके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूरज नाम है उनका, वो प्रदेश अध्यक्ष जी पकड़े गए किस मामले में? पेपर लीक के मामले में। अच्छा। और जब पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही है तो बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और हर जगह इनका इसी तरीके का है, सभी जगह इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा। इनके नेता जहां भी कोई अराजकता हो रही है वहां लिप्त है। बिहार में भाजपा जो है भ्रष्टाचार मचा रही है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मचाने के लिए भाजपा हमेशा इसलिए काम कर रही है, लेकिन आप देखिए ना, हुकूमत में भी वही बैठी हुई है, बहुमत में भी वही बैठी है, जनता समर्थन भी उनको ही देती है। जनता समर्थन नहीं दे रही है। अच्छा, तो जीत ऐसे जाते हैं। अगर समर्थन दे रही होती तो हिमाचल में इनकी सरकार क्यों नहीं आती दोबारा? एमसीडी में दिल्ली में ये क्यों आ रहे? आप बताओ ना, पंजाब में ये इनका सुपड़ा क्यों साफ हुआ? अच्छा। जनता इनकी जो कालगुजारियां हैं उनको समझ रही है, जनता इनकी चालबाजियां समझ गई है। श्रीमान जी, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, एक ही बार आप अराजकता का माहौल फैला सकते हैं, बार बार उस तरह का माहौल आप नहीं फैला सकते हैं। अब कर्नाटक में आप देखना, ये 40 सीटें भी नहीं ला पाएंगे, 20-25 सीटों पे ये सिमट जाएंगे। और जो 2024 की मैं बात करूं, 2024 में ये केंद्र में 100 से कम सीटें ला रहे हैं। कांग्रेस वाले जब भी कोई आंकड़ा लगाते हैं, चुनाव खत्म होते हैं वो आंकड़े बदल जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, कहाँ आंकड़े बदल रहे हैं? आप मुझे 3 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर आप लोगों की सरकार बन रही थी लेकिन भाजपा की बन गई। जिन 3 राज्यों के आप चुनावों की बात कर रहे हैं वहाँ बीजेपी की जो सरकार बनी है, आप त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इनको सीटें कितनी मिली हैं? कहीं 2 सीटें हैं, कहीं 4 सीटें हैं। वो तो क्षेत्रीय पार्टियां जीती हैं वहाँ पे। बहुमत में भाजपा तो आई है ना फिर भी। भाजपा तो वहाँ पे एक छोटे पार्टनर की तरह है। भाजपा का बहुमत हम तब मान सकते हैं जब भाजपा अकेले चुनाव लड़के वहाँ चुनाव जीतती। हिमाचल में चुनाव क्यों नहीं जीती? दिल्ली में एमसीडी चुनाव क्यों नहीं जीती? और कर्नाटक में अब ये चुनाव जीत के दिखा दे तब मैं मानूंगा। पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे। इनकी, मैं कर्नाटक में बता रहा हूँ, इनको ज़मीन नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ की जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वहाँ भी इन्होंने हिजाब का मुद्दा चलाया था पिछली साल, और अभी भी वहाँ सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं। वहाँ जो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है और माइनॉरिटी वर्ग है, इनसे खासा नाराज है। और 50% से ज़्यादा तो सिर्फ ओबीसी है। ओबीसी इनको वोट नहीं देगा क्योंकि ओबीसी समझ गया है कि प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी और पिछड़ा कह के उनके साथ जो है छल किया है। भाजपा को सबसे ज्यादा वोट ओबीसी और एससी ही देता था। अच्छा, देखो ओबीसी और एससी वर्ग है, ये भोला वर्ग है। अच्छा। इनको भावनाओं में इन्होंने भड़का के, बेला फुसला के इनसे वोट ले लिया। अब वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा है, धीरे धीरे माहौल को जान रहा है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनसे उनके 2 वक्त की रोटी छीनी जा रही है, उनके युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पुलिस में, सेना में, शिक्षक पद में कहीं भी भर्तियां नहीं हो रही हैं, युवा बेरोजगारी से परेशान है और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं।
आप साहब शोभा में भाईचारा फैला रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। भाईचारा तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ नफरत जरूर फैल रही है। नफरत इस कदर फैल रही है कि इस समय जो मीडिया कर्मी हैं, जिन्हें गोदी मीडिया बोला जाता है, वो खुद इस नफरत को फैलाने में आगे हैं। अच्छा। गोदी मीडिया का ये काम देखिए कि अगर वो 20 खबरें चलाते हैं तो उसमें से 20 की 20 खबरें वो विपक्ष के ऊपर चलाएंगे। अच्छा। कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है, और टारगेट किया जाता है। 20 में से 18 खबरें में राहुल गांधी जी को टारगेट किया जाएगा, और जो कुछ खबरें हैं उन खबरों में क्षेत्र के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको टारगेट किया जाएगा। कभी भी ये केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछते। अच्छा। सरकार से सवाल पूछने में इनके मुंह में दही जम जाता है। सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते ये। मीडिया अगर अपना काम ईमानदारी से करता तो इनकी सरकार कब की चली जाती। मीडिया से काम कर रही है मीडिया, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उन पर। क्या देखिए, मीडिया की निष्पक्षता इस कदर है कि इनके एजेंडे में हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रहते हैं। बीजेपी की तरफ ये इशारा भर इनका साहस है क्या? क्या इनका साहस है कि बिहार दंगे जो करवा रहे हैं उसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, क्या साहस है इनका कि उन पे सवाल चलाएं और उन पे खबर चलाएं? ये सिर्फ और सिर्फ झूठे एजेंडे चलाना जानते। अब वो देख लो आप, जो पत्रकार था इनका मनीष कश्यप पकड़ा गया, तमिलनाडु पुलिस ने उस पे NSA लगा दी। अब उस पे खबर चलाने की हिम्मत है इनकी कि जो पत्रकार झूठी खबरें फैला रहा था, नफरत फैला रहा था, झूठ फैला रहा था, हिंसा फैलाने का काम कर रहा था, उस पे NSA द्वारा कार्रवाई हो रही है, उसको बीजेपी के लोग और जो सोशल मीडिया के बीजेपी के लोग हैं वो उसको देशभक्त बता रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों को देशभक्त बताते हैं। साध्वी प्रज्ञा जैसे आतंकवादी इनके नज़र में देशभक्त हैं, और जो असली देशभक्त हैं उनको ये देशद्रोही बताने का काम करते हैं। महात्मा गांधी असली भक्त वो है जिन्होंने देश में शांति, अमन और भाईचारे को बढ़ाया। उसने बढ़ाया। इस वक्त वो है जिन्होंने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सावरकर ने कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? RSS के मुझे 10 आदमियों के नाम गिना दो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। सुभाष चंद्र बोस को ये मानने को तैयार नहीं है, नेहरू जी को मानने को तैयार नहीं, गांधी जी को मानने को तैयार नहीं। अरे इन्होंने तो भगत सिंह जी के खिलाफ केस लड़ा था। सावरकर के लोगों ने भगत सिंह जी के खिलाफ केस लड़ा था, फांसी की सजा दिलवाई थी। और सावरकर जी वही है जो आजीवन अंग्रेज सरकार से पेंशन लेते रहे, 9 बार लिखित माफीनामा दिए, और उनके लिए महाराष्ट्र में भी जुलूस निकाल रहे हैं सावरकर के लिए कि भाई सावरकर देशवीर है। अब मुझे ऐसे देशवीर नहीं समझ में आते जो देश की मुखबिरी करते हो, जो देश के जो आज़ादी के आंदोलन में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे उनकी मुखबिरी करते हो। चंद्रशेखर आज़ाद को मरवाने में भी इनका हाथ रहा है। तो ये लोग गद्दार लोग रहे हैं। ये पहले अंग्रेज़ों की गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेज़ों के लिए ये खबरें देते थे स्वतंत्रता सेनानियों की, और अब ये देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपति पैसा लेके भाग रहे हैं। और एक और मोदी, अभी गुजरात का एक और मोदी, क्या नाम है उसका, पंकज मोदी या नीरज मोदी ऐसा ही कोई नाम है, वो 8000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। फिर ये कहते हैं कि साहब मोदी को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सारे मोदी चोर नहीं हैं, लेकिन आप इत्तेफाक देखिए कि जितने मोदी देश का पैसा लेके जा रहे हैं, जितने व्यापारी पैसा लेके जा रहे हैं, उनका सरनेम मोदी क्यों है? तो कहीं ना कहीं तो ये कनेक्शन प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री पे सवाल, प्रधानमंत्री जी उसमें मिले हुए हैं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश में कुछ गलत होता है तो हमारा अधिकार है, हम देश में, तो देश के लिए सब कुछ त्याग तो दिया उन्होंने, देश की सेवा के लिए उन्होंने त्याग दिया है सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए। सारा SBI का फंड, सारी बैंकें, सारी देश की संपत्ति उन्होंने अडानी को दे दी है, और देश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए 2023 के जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, तो इसको देखते मद्देनजर रखा जाए तो अगर 2024 की अगर हम बात करें तो किसकी सरकार बनेगी आपको लगता हो? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने ही देश चलाया है। कांग्रेस ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? और कौन सा विकल्प कौन है? राष्ट्रीय पार्टियां 2 हैं। हम यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों की बात नहीं कर रहे। अगर किसी स्टेट की बात करते, हम उत्तर प्रदेश की बात करते, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता तो हम कह सकते थे समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है। बिहार में चुनाव की बात होती तो हम कह सकते हैं साहब RJD चुनाव बनाएगी। बंगाल में ममता जी को बोल सकते थे। लेकिन ये बात है देश के चुनाव का, और पूरे देश का जब चुनाव हो रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबसे पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब दे रही है, उनसे सवाल कर रही है। जनाधार तो खत्म हो गया कांग्रेस का, घरे में खड़ा कर रही है। अगर जनाधार कांग्रेस का खत्म हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक उनको
पानी पी पी के नहीं कोसती। 5 महीने जब तक भारत जोड़ो यात्रा चली, कांग्रेस पार्टी की नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी जी की सुबह से लेके शाम तक निंदा करने का काम कौन कर रहा था, ये उनसे पूछिए। अगर इनको डर नहीं होता राहुल जी से तो इनकी सदस्यता नहीं रद्द करवाई जाती। अगर डर नहीं होता तो तुरंत फैसला नहीं दिलवाया जाता। जनता कहती चाहे कुछ भी हो जाए, आएगा तो मोदी ही। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। जैसे मोदी आया था वैसे ही मोदी चला जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से ट्रंप के ऊपर अभियोग लगा, ट्रंप गिरफ्तार हुआ, ट्रंप के ऊपर केस चल रहा और हमारे प्रधानमंत्री जी उसके लिए कैंपेनिंग करने गए थे, उसी तरीके से हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी जो है हमारे मोदी जी, वो भी दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे पहले जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। समय सबका जवाब देता है और समय बड़ा बलवान होता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के साथ छल किया है, उसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। तो ये थे अरुणेश यादव जी, जिन्होंने अपनी बातों को बताया किस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है और किस प्रकार से भाजपा की सरकार काम कर रही है। आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे की खबरों देखने के लिए। अगर वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा।